मोस्ट अवेटेड वीडियो में आप लोगों का स्वागत है, यानी कि मेरी बाइक का ओनरशिप रिव्यू। तो भाई इसमें आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट नहीं लगा हुआ है और ये उसकी स्टॉक साइलेंसर की जो साउंड है वो कुछ इस तरह है। देखो, अगर जो आपका वेट भी कम है और ऊपर से 5.7 से हाइट भी कम है, आप स्ट्रगल करोगे काफी ज्यादा। ये मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ भाई। अगर जो आप थोड़ा स्पीड एंथुसियास्ट भगानी है गाड़ी, तो भाई क्लासिक 350 को अवॉइड ही करो। मिरर से ना भाई जीरो विजिबिलिटी प्रोवाइड करते, कुछ भी मतलब गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं दिया, 100-200 रुपए ज्यादा ले लो पर गियर पोजीशन इंडिकेटर तो डाल दो। ऐसा नहीं है कि भाई शॉर्ट राइडर को ये हैम्पर करता है, ये टॉल राइडर को या किसी भी राइडर को एक नाइटमेयर ही है कि सिटी ट्रैफिक में रॉयल एनफील्ड की बाइक के साथ। ये ओवरऑल सारे कुल मिला के कौन से जो मैंने आज तक 2 साल में इसमें फील करे हैं भाई। अब आप कमर कस लो, अब टाइम आ चुका है इसके प्रो सुनने का। तो हैंडलिंग काफी ज्यादा ये अच्छी है इसकी, इसके वेट को मद्देनजर में रखिए। अगर जो आप इसमें 37 की समथिंग आप इसका आराम से माइलेज निकाल सकते हो। मैंने तो 40 भी निकाला हुआ। और जब जा रहे हैं तो ड्यूल चैनल एबीएस वेरिएंट की तरफ ही जाएं, उससे नीचे बात ना करें। अपना पूरा मैंने जेन्युइनली थॉरोली A to Z एक्सपीरियंस शेयर कर चुका हूं। बाकी इट्स ऑल अप टू यू गाइस। तो कैसे हो भाई आप सभी लोग? होप करता हूँ भाई आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और मोस्ट अवेटेड वीडियो में आप लोगों का स्वागत है, यानी कि मेरी बाइक का ओनरशिप रिव्यू। 2 साल का क्लासिक 350 रिबॉर्न का ओनरशिप रिव्यू मैं वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और थोड़ा डिले इसलिए हो गया क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने कहा टिप्स वगैरह पहले सही से एग्जीक्यूट कर लेते हैं, उसके बाद ही ओवरऑल आपको तसल्ली से एकदम वीडियो लेके आएंगे यूट्यूब पे एकदम धमाकेदार। तो वही है 2 साल का जिसके साथ मुझे हो चुके हैं। 15,000 किलोमीटर की समथिंग ऑलरेडी चल चुकी है। और ट्रिप्स वगैरह भी मैंने इस पर स्पीति राइड लेटेस्ट अभी वो की है इस पर। तो सारा कुछ ओवरऑल जेन्युइन ओनरशिप रिव्यू शेयर किया जाएगा आप लोगों के साथ। 2 साल का भाई, 2 साल कम नहीं होते क्योंकि डेली तो ये चलती ही है। तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा मुझे और कुछ जानने की ज़रूरत है इसको आप लोगों को बताने के लिए कि भाई क्या कुछ मेरा 2 साल का ओवरऑल पूरा ओनरशिप एक्सपीरियंस है भाई क्लासिक 350 रिबॉर्न के साथ। अभी का पर अपडेट कुछ इस तरह है। मैं थोड़ा सा बारिश वगैरह वैसे साफ़ ही थी, पर बारिश वगैरह के आने के कारण थोड़ा सा गंदी वगैरह हो चुकी है। तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा धो दिया जाए और आप लोगों को भी दिखा दी जाए कैसी लगती है भाई ये धोते समय भी। तो भाई ये है बाइक, अब इसे धोते हैं कुछ इस तरह। भाई पानी मार लेता हूँ फ़िलहाल। तो जैसा कि आपको मेरे पीछे वो मेरी बाइक दिख रही है, साफ़ तो वो ऑलरेडी थी, जैसे कि मैं बता रहा हूँ थोड़ी गंदी हो चुकी थी। तो उस वजह से मैंने थोड़ा पानी से वॉश करके ओवरऑल आपके लिए रेडी करके रख दी एकदम। तो अभी अगर जो आप थोड़े बहुत सिनेमैटिक्स वगैरह है, तो मुझे एक्चुअली मैं ऐसे बनाने आते नहीं है, पर फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए बनाऊँ कि भाई ओवरऑल भाई 2 साल के बाद क्या कुछ उसका अपीयरेंस में कुछ फ़र्क आया है कि नहीं आया है। तो वो सब आप देख सकते हैं सिनेमैटिक में। तो लेट्स गो। तो अगर जिसका एग्जॉस्ट नोट मैं आप लोगों को सुनाऊँ तो वो भी सुन सकते हो भाई। तो भाई इसमें आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट नहीं लगा हुआ है और ये उसकी स्टॉक साइलेंसर की जो साउंड है वो कुछ इस तरह है। आइडियल पे ऐसा है कुछ साउंड करता है ये। और मैं यहीं से इसको रेव करके भी सुना देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि
आपने इससे पहले की जो वीडियो देखी होगी मैंने, जिसमें बाइक का ओवरव्यू दिखा दिया था धोके, जबकि साफ ही थी वो, पर जो बारिश वगैरह थोड़ी सी पड़ रही थी तो उस वजह से थोड़ा सा गंदा सा हो गया था। ब्लैक पोर्शन था जो, तो मैंने कहा ब्लैक से एकदम ब्लैक दिखे, इसलिए थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं नॉर्मल पानी से। एक और आपको बात बताना चाहूंगा, जो ये वीडियो है भाई ये काफी टेक के बाद बन रही है, क्योंकि काफी सारे जो मेरे टेक्स है ना इससे पहले कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही थी, कहीं ब्लर हो जा रहे थे, कहीं में लाइटनिंग कंडीशन में इशू आ रहा था, कहीं में ऑडियो में इशू आ रहा था। तो भाई फाइनली मन बना के मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो भाई प्यार देना ऐसे। और पहले शुरुआत होगी भाई कौन से, यानी कि डिसएडवांटेजेस से। तो आपको मैं कुछ ऐसे कॉन्स बताने वाला हूँ, वो आपका बाइंग डिसीजन बिल्कुल ही चेंज भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं कि भाई आपको ये बाइक बाय करनी है कि नहीं। तो वो सब चीज मैं बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट करता हूँ कि क्या कुछ इसके कौन से, फिर हम धीरे धीरे करके इसके प्रोस की तरफ भी जाएंगे। तो भाई वीडियो पूरी देखना लास्ट तक और स्किप मत करना बिल्कुल, क्योंकि एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए जरूरी हो सकता है। वी नेवर नो आपके लिए कौन सा पॉइंट ज्यादा इफेक्टिव है। नहीं पता चल रहा है आपने एक पॉइंट ऐसा देख लिया कि जो आपको लग जाए कि यार ये तो खराब बोल दिया, ये मेरे फेवर में नहीं जा रहा, तो भाई अब मेरे लिए तो है ही नहीं भाई। ऐसा नहीं है, आप और पॉइंट्स भी सुनना, क्या पता आपका जो वो पहला पॉइंट है वो आप उसको मैनेज कर लो बाकी पॉइंट्स के सुनने के कारण। तो भाई वही है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो भाई पहला कौन सा, अगर जो मैं इसका बताऊं तो इसका वेट, तो वेट इसका हैवियर साइड पे है, जो कि मैनेज करना एक टास्क है भाई, पहली बता दे रहा हूं। इसका 195 कर्व वेट है, कंपनी क्लेम्ड, यानी कि ड्राई वेट है, बिना कोई फ्यूलिंग के, बिना कोई एक्सेसरीज के। नॉर्मल जो इसका वेट है 195 केजी का है। वहीं पर अगर जो आप इसमें थोड़ी बहुत भी एक्सेसरी लगा देते हो, जो कि नॉर्मल बेसिक एक्सेसरी होती है, जैसे लेग गार्ड हो गया, जैसे सम्प गार्ड हो गया, यानी कि इंजन प्रोटेक्टर, और वहीं पर बैक रेस्ट भी आप लगवा लेते हो, ये सब बेसिक चीजें ही कर लेते हो ना, तो आपका 200 प्लस केजी का तो नॉर्मली वेट हो ही जाएगा। तो ठीक है। और उसके बाद इसमें 13 लीटर के समथिंग फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इस बाइक में। तो वो अगर जो आप फुलफिल कर लोगे और उसमें से उतना भी नहीं रखोगे, हाफ भी रखोगे ना भाई, अगर जो आप 5 लीटर भी इसमें फ्यूल रखोगे तो भाई वो 5 केजी वेट पुट ऑन कर देगा। तो फिर वो 205 के समथिंग फेज में पहुंच चुकी होगी आपकी बाइक का वेट, जो कि मैनेज नहीं होता। अगर जो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं मैनेज कर लूंगा, भाई मैनेज तो फिर वो तो एक उसके साथ ही जीना पड़ता है। और वो पहले ही अगर जो आप डिसाइड कर लो कि भाई आप इतने केपेबल हो कि आप मैनेज कर लोगे उसका वेट 200 प्लस केजी का वेट, क्योंकि सिटी ट्रैफिक में काफी ज्यादा दिक्कत दे सकती है अगर जो आपका वेट कम है और हाइट भी छोटी है। तो वेट कम और हाइट छोटी में ये दिक्कत आ जाएगी कि भाई आप उसमें पैर प्लांट नहीं कर पाओगे, और ऊपर से आपका जो पूरा जो पैर फ्लैट फुट नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से, तो वो गाड़ी भाई गिरना ही मांगेगी अगर जो थोड़ा भी टिल्ट होगी किसी भी एंगल में। तो वहीं पर पहला जो इसका कॉन्स है, यानी कि वेट। और दूसरे पे अगर जो मैं जाऊं तो दूसरा भी इसी से रिलेटेबल है, यानी कि सीट हाइट। गाइस इसकी सीट हाइट 805 mm की है, जो कि मोर देन एवरेज सीट हाइट है, यानी कि एवरेज मेल इंडियन की जो हाइट होती है वो 5.5 5.6 या मैक्स टू मैक्स 5.7 के समथिंग अराउंड ही घूमती होती है। अगर जो आप 5.7 से कम हो तो भाई आपको सोचना चाहिए कि भाई आप ले कि ना ले। और अगर जो आप थोड़ा भी डाउट में हो तो भाई अवॉइड ही करना अगर जो आपकी हाइट 5.7 से कम है। क्यों? क्योंकि भाई आपकी गाड़ी है, आपको उसको चलाना है, आपको उसको हर एक सिचुएशन में लेके जाना है, तो भाई वो मैनेज करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है अगर जो आपका हाइट 5.7 से कम है। देखो अगर जो आपका वेट भी कम है और ऊपर से 5.7 से हाइट भी कम है, तो आप ना इस चीज के साथ स्ट्रगल करोगे काफी ज्यादा। ये मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ। देखो वेट 200 प्लस केजी का वेट तो ऑलरेडी बाइक का हो ही चुका है, उसके साथ साथ उसमें सीट हाइट भी ज्यादा हो गई, तो जिस वजह से आप फ्लैट फुट नहीं कर पाओगे। फ्लैट फुट नहीं कर पाओगे तो आपका पूरा पैरों का जोर भी नहीं लग पाएगा उस गाड़ी पे, है ना। और ऊपर से आप टिप पे ही पूरा रिलाय करोगे, और टिप पे ही थोड़ा सा भी पैर एंकल आपका मुड़ा तो पूरी 200 किलो की बाइक गिरना ही मांगती है, वो फिर उठती नहीं है, क्योंकि जरा से टिल्ट हो जाती है ना तो वो गिरना ही मांगती है। तो आप धीरे से उसे छोड़ ही दो भाई। अगर जो आप ये दोनों चीजों से मैनेज कर सकते हो, यानी कि आपका वेट भी ठीक ठाक है और आपकी हाइट भी 6 फीट प्लस है, तो फिर तो ये 2 पॉइंट्स आपके लिए नहीं मायने रखते। पर फिर भी थोड़ा बहुत ये है कि आप फिर भी उस कैटेगरी में आते हो कि आपको लाइट वेट बाइक चाहिए, जो नो नॉनसेंस बाइक चाहिए, कि भाई जो वेट से बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, तो भाई आप इस चीज को अवॉइड ही कर सकते हो। तो 2 कॉन्स मैंने आपके बता दिए, वो आप डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन आप देख लीजिएगा कि भाई आप मैनेज कर पाओगे कि नहीं। क्योंकि मैं अगर अपना खुद का बताऊं ना, अगर जब थोड़े भी डिसअपॉइंटेड हो रहे होंगे तो मेरा खुद का भी सुन लो भाई। मेरी हाइट है 5'5", मेरा वेट है 55 to 60 के अंदर ही लाई करता हूं भाई। मैं चला लेता हूं क्योंकि मेरे अंदर है कीड़े, और कीड़े इन द सेंस मैं बाइक को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। मेरा ये है कि जैसे, हालांकि मेरी ये फर्स्ट बाइक है, पर फिर भी मैंने 2 साल इसके साथ पूरा चलाया है। गिराई भी है, ऐसा नहीं है कि गिराई नहीं है, पर गिराने का भी स्टाइल होता है कि भाई
जब एक पॉइंट पे आके लगे कि हाँ भाई अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो थोड़ी धीरे करके उसे छोड़ ही दो, लेग गार्ड उसके जो है उसको प्रोटेक्ट कर ही लेते हैं। तो वही सब है, ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही नहीं चला सकते, भाई चला सकते, मैं चला रहा हूँ 2 साल निकाल दिया, पर अगर जो आप थोड़ा भी माइंडसेट रखोगे कि हाँ भैया गिर तो सकती ही है, अब है इतनी भारी बाइक तो गिर तो सकती ही है, पर आपका अगर जो है ड्रीम है, आपका पैशन है, आपका मन है, आपका बचपन का सपना है कि आप एक क्लासिक रॉयल एनफील्ड ओन करो, पर हाइट वगैरह या वेट वगैरह तो बढ़ ही नहीं सक रहा आपका, तो भाई आपको लेनी है तो भाई लो भाई, तो रुको मत भाई, ले, जब पैसे कमाए हैं, पैसे हैं तो भाई लो, अपने सपने पूरे करो, जो भी है आप ले सकते हो तो लो, पर ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि भाई मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा। वेट, अगर जो वेट को भी साइड रख दो, अगर जो हाइट की ही बात है, अगर जो आपकी 5'5" भी हाइट है ना, तो आप मैनेज ऐसे कर लोगे कि जब सिटी ट्रैफिक में खड़े होंगे तो एक पैर नीचे रख लेना, दूसरा पैर फुट पैक पे ही रख के रखना, जिससे कि आपकी गाड़ी बैलेंस हो जाए। दोनों पैर तो आप प्लांट कर ही नहीं सकते, पर एक पैर कर सकते हो आप प्लांट, थोड़ी सी टिल्ट भी करोगे ना तो आपका पूरा पैर प्लांट हो जाएगा, मतलब फ्लैट फुट हो जाएगा जमीन पे। तो मैं तो वही करता हूँ बेसिक, और उसी से मैंने अपने 2 साल निकाल दिए, तो वही सब है। ऐसा कुछ है, तो 2 पॉइंट्स आपके बाइक डिसीजन अगर जो हैम्पर कर रहे हैं, तो भाई ये पहले सबसे बड़े कौन से इस बाइक के, तो वो आपको अगर जो कंसिडर कर सकते हो तो भाई देख लीजिए। वरना अगर जब हम थर्ड कॉन्स की बात की जाए तो भाई इसमें हीटिंग, तो भाई देखो ऐसा बहुत ही ड्रास्टिक हीटिंग नहीं है, जैसे कि 650 सीसी में है रॉयल एनफील्ड की, और वहीं पर इसकी बात करें तो ये भी काफी ज्यादा हीट करती है। तो मेरा जो वेरिएंट है वो ब्लैक कलर में है, जैसे कि डार्क थीम है, तो उसका जो पेंट है गाइस वो भी काफी ज्यादा ही हीट हो जाता है, क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है सनलाइट को, तो वो और भी ज्यादा हीट अप हो जाता है। तो भाई सिटी ट्रैफिक में हेक्टिक हो जाता है। इसका हीट को भी अगर जो मैनेज करना है तो भाई उसके लिए भी आपको स्लीपर्स वगैरह पहनना अवॉइड करना पड़ेगा, ऊपर से शॉर्ट्स को भी अवॉइड करना पड़ेगा, आपको ट्राउजर या जीन्स पहनना एक ज्यादा सेंसिबल अप्रोच है, रादर देन आप कैपरी या ये शॉर्ट्स पहन के या चप्पल पहन के आप बाइक चला रहे हो। तो ये सब चीज आपको मैनेज करनी पड़ेगी अगर जो आपको बाइक बाई करनी है। तो ये कुछ 3 पॉइंट काफी मेजर रोल प्ले करते हैं, इसलिए मैंने शुरू में ही रख दिए। बाकी तो नॉर्मल है, मतलब फिर भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी मैनेज कर लोगे बाकी पॉइंट से, पर ये शुरू के जो 3 पॉइंट्स है ये थोड़े से सबसे ज्यादा कॉन्स में या डिसएडवांटेजेस मुझे पर्सनली लगते हैं, क्योंकि मेरी हाइट जैसे कि मैंने बताया, मेरा वेट जैसे कि मैंने बताया, तो उसके हिसाब से। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, घर में रखी है तो चला भी रहा हूँ। अब मैं अच्छी खासी लॉन्ग राइड्स भी कर लिए, डेली कॉलेज भी लेके जाता हूँ, तो बाय द टाइम मैं यूज्ड टू हो चुका हूँ कि क्या क्या चीजें मुझे अवॉइड करनी है, क्या क्या चीजें मुझे करनी है कि भाई मैं मॉल फंक्शन फेस ना करूँ रोड पे कि भाई गिर गया या जो भी है, ऐसा कुछ है। तो वो ये बाकी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ भी लानी पड़ेगी आपको, क्योंकि भाई 200 किलो प्लस की बाइक है, थोड़ा बहुत भी मैनेज तो करना ही पड़ता है भाई, वो सब भी है, उस चीज को भी आप मायने रख सकते हो। ऐसे भी नहीं है कि भाई बिल्कुल ही अनाड़ी की तरह बस मेरी हाइट नहीं है ना मेरा वेट है, बस बाय कर ली और फिर गिरते पड़ रहे रोड पे या खुद ही चोट खा के गिर रहे। मतलब भाई 200 किलो की बाइक गलती से आप ही के ऊपर गिर गई, कुछ ऐसी अगली मिडिल पोजीशन होगी कि आपकी लेग गार्ड भी नहीं बचा पाया, तो फिर भाई तो मामला खराब हो जाएगा ना भाई। तो ऐसे अनाड़ी पना भी नहीं करना। नॉर्मली आप देखो, चलाओ, समझो गाड़ी को कि भाई आप बेयर कर सकते हो या आपने पहले ओन कर रखी है तो भी अच्छी बात है कि भाई थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि क्या कुछ हिसाब किताब है। वहीं पर अगर जो थर्ड 3 कॉर्नर मैंने गाइस आपको लोगों को बता दिया भाई, इसके सीट हाइट बता दिया, हीटिंग इशू बता दिया और वेट बता दिया, 3 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिया। वहीं पर अगर जो 4th पॉइंट की बात की जाए तो 4th पॉइंट बॉयज एंड गर्ल्स इसका है। मैंने डार्कर थीम में गन मेटल ग्रे ले रखा है ना भाई, इसमें जो इसमें मैट कलर है ना गन मेटल ग्रे डार्क का, वो तो एज सच कुछ ज्यादा इशू नहीं कर रहा है मुझे अभी तक 2 साल का होने के बाद। मगर जो इसमें जो ब्लैक पोर्शन जो इसके इंजन के आसपास और साइलेंसर के आसपास जो पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट जो इसमें किया हुआ है ना, वो बाय द टाइम ना फेड आउट हो जाता है। तो वो चीज भी आप एक बार कंसीडर कर सकते हो कि आप कैसे भी मेंटेन करने की कोशिश करो ना, वो बाय द टाइम फेड आउट हो ही जाता है। तो भाई अगर जो आप क्रोम वेरिएंट लेना चाहो तो आप वो भी ले सकते हो, पर उसे भी मेंटेन करना होता है। खैर ऐसा भी नहीं है कि उन्हें नहीं मेंटेन करना होता, पर ये ब्लैक वाला थोड़ा ज्यादा मेंटेनेंस मांगता है। जो ब्लैक ट्रीटमेंट जितना भी इसके इंजन के आसपास है, जितना भी इसके चेसिस में है, ये साइलेंसर में, वो सब ना बाय द टाइम फेड आउट हो जाता है, जो मैंने फेस किया है। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो चीज भी आप देख सकते हैं कि आप कोई और वेरिएंट ले सकते हैं इसका, और जो नहीं यही लेना है तो भाई लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम भी तो चला रहे हैं, हम भी तो मजे कर रहे हैं। ज्यादा दिक्कत आएगी तो फिर से ब्लैक आउट करवा देंगे इंजन को, स्प्रे वगैरह कुछ करवा देंगे, देखी जाएगी वो तो बाय द टाइम। अभी तो इतना बेरेबल है, मतलब अभी इतना भी ज्यादा नहीं हुआ है, पर होना शुरू हो चुका है भाई, क्योंकि धूप उसमें डायरेक्ट पड़ती है, बार बार भी साफ नहीं कर सकते क्योंकि बार बार साफ करने से भी रंग पे फर्क पड़ता है, तो ऐसा कुछ है। तो भाई जैसे कि 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। वहीं पर अगर जो 5वें कॉन्स की बात करें, यानी 5वें डिसएडवांटेज की बात करें, तो भाई इसका है टॉप स्पीड। भाई अगर जो आप थोड़ा स्पीड एंथुसियास्ट हो या थोड़ा सा भी आपको ये है कि मुझे भगानी है गाड़ी, तो भाई क्लासिक 350 को अवॉइड ही करो। रॉयल एनफील्ड की मोस्टली बाइक जो 350 सीसी की है, ये भगाने के लिए नहीं है। इससे ऊपर अगर
आप बजट एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब लाख 1.5 लाख रुपए और एक्सटेंड कर सकते हो इसके ऊपर भी, तो भाई 650 सीरीज जिंदाबाद। अगर जो आप उसकी तरफ जाना है तो भाई जा सकते हो खुलेआम, पर वो भाई प्रैक्टिकलिटी आपको जीरो मिलेगी। भगाने के लिए भी एक पॉइंट के बाद वो वॉबल हो जाती है और चालान अलग होते हैं भाई भगाने की, तो वही सब है। बाकी फिर से वापस बता देता हूँ, अगर आप स्पीड के लिए थोड़ा भी हो इंटरेस्टेड कि भाई स्पीड चाहिए तो भाई पहले ही अवॉइड करना। अभी बता देता हूँ, ये बाइक 80 to 85 की स्पीड में आराम से क्रूज करने के लिए बनी है, 80 के अंदर ही ये ऑल डे लॉन्ग चलने के लिए बनी है। उससे ऊपर बेकार है इसे लेके जाना, उससे ऊपर ये स्ट्रेस खा जाता है इसका इंजन, कोई मतलब नहीं। इसकी टॉप स्पीड भी 120 है, जो कि थोड़ा बहुत 100 तक तो ठीक ठाक चल जाती है आराम से, पर उसके बाद ये थोड़ा स्ट्रेस खाता है इसका इंजन 120 हिट करने में। तो वही सब है, टॉप स्पीड इसकी 120 ही है गाइस, उससे ऊपर नहीं जाती है। उसके अलावा अगर जो मैं बताऊं कि अगर जो इसकी क्रूज स्पीड है, स्वीट स्पॉट इसका है 80 गाइस, थोड़ा एक्सटेंड करके 85 हो सकता है, पर उससे ऊपर नहीं जा सकता भाई इसकी क्रूजिंग स्पीड, जिसमें आप रिलैक्स एकदम इंजन को स्ट्रेस फ्री पोजीशन में चला सको घंटों घंटों हाईवे पे। तो वही सब है, जैसे कि मैंने आपको उसके 5 कॉन्स बता दिए। तो अगर जो नेक्स्ट कॉन की बात की जाए तो नेक्स्ट कॉन का जिसका है, इसमें ऑल एलईडी सेटअप नहीं आता भाई। 2024 में जी रहे हैं भाई हम। इसमें बल्ब आता है पूरी बाइक में, फ्रंट का हेलोजन भी बल्ब है और रेयर की जो टेल लाइट है वो भी बल्ब है और इंडिकेटर चारों वो सब ही बल्ब है। तो भाई बल्ब होने का ये ड्रॉबैक है कि भाई उसकी विजिबिलिटी एक तो नहीं आती है, और ऊपर से जो आजकल कंपटीशन है वो काफी आगे निकल चुका है, एलईडी वगैरह में उन्होंने स्विच कर लिया है, पर रॉयल एनफील्ड अभी भी जो है बल्ब पे ही स्टक होके बैठा हुआ है। मुझे लगता है कि अब ये टाइम आ चुका है कि ऑल एलईडी सेटअप गाड़ी में दे देना चाहिए, तो क्योंकि उससे विजिबिलिटी भी अच्छी खासी प्रोवाइड होती है। और आज की डेट में एलईडी इज मस्ट भाई, एक्टिवा में भी एलईडी आता है लाइट, तो भाई 2.5 लाख से ऊपर की बाइक है तो इसमें भी एलईडी होना ही चाहिए। तो भाई अगर जो कोई रॉयल एनफील्ड सुन रहा है तो भाई ये जितने भी मैं कॉन्स बता रहा हूँ, अगर जो आप इस पे काम करोगे, एक तो आपकी बाइक ऑलरेडी काफी ज्यादा सेल्स होती है, वो बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी भाई, ये तो उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें चेरी ऑन केक ही रहेगा। बाकी तो नेक्स्ट कॉन की बात की जाए तो भाई इसमें फिट एंड फिनिश, तो फिट एंड फिनिश एज सच मुझे कुछ मेजर कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई कि भाई कुछ कम, ऐसा तो है नहीं कि इसमें कुछ फाइबर का पार्ट है, मोस्टली तो सारे मेटल के ही हैं, रोबस्ट एकदम बिल्ड है, सॉलिड बिल्ड है। वहीं पर कुछ फ्लॉज भी हैं उस बिल्ड में, यानी कि इसके जो मिरर्स है भाई, मिरर्स एकदम बेकार क्वालिटी के मिरर्स हैं, यानी कि अगर जो आप हाई स्पीड पे क्या थोड़े से भी अगर जो आपने रेव करा इंजन या थोड़े से भी आरपीएम इंक्रीज करा बाइक का, तो भाई आपका जो मिरर्स है ना भाई जीरो विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, पूरे वो हिल रहे होते हैं, ऐसे ऐसे करके हिल रहे होते हैं पूरे, मतलब कुछ नहीं दिखता पीछे, ऐसा वाटर हो जाता है पूरा, पानी हिलता रहता है हिलता रहता है हिलता रहता है, थोड़ा पत्थर मार दो तो ऐसे इसके शीशे वगैरह हिलते रहते हैं, कुछ नहीं दिखता भाई पीछे का। तो वैसा कुछ है कि इस पे इसके कुछ ऐसा किया जाए कि इसके शीशों पे काम किया जाए कि भाई इतने वाइब्रेट ना हो, इतना बाइक पूरी इटसेल्फ वाइब्रेट नहीं होती है, वाइब्रेशन में नहीं होती, जितने इसके शीशे अलग ही वाइब्रेशन अलग ही जोन में फंस जाते हैं कि भाई वो वाइब्रेट ही करते रहते हैं, पीछे का कुछ विजिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता दोनों शीशे साइड के। तो वही सब है। और जो बिल्ड क्वालिटी में या फिट एंड फिनिश में एक और मैं बताऊं तो जो उसकी जो रेयर के जो इंडिकेटर्स है ना भाई, उसमें कुछ इस तरह किया जा सकता है काम कि भाई वो टूटे ना, क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्सटेंड हो रखे हैं बाहर, तो पीछे से कोई ट्रैफिक वगैरह में ठोक देता है, टूट जाते हैं यार, मेरे कई बार टूट गए वो। तो मैं ऐसा कुछ कहना चाहूंगा कि भाई एस्थेटिकली कुछ इस तरह डिजाइन किया जाए उसे कि भाई वो पीछे से मतलब वो थोड़ा सा स्टडी हो, समझ रहे हो, उनकी ना थोड़ी लाइफ और बढ़े। पता नहीं क्या कर रही है आजकल कंपनी, हिमालयन 452 में जैसा कि आपने देखा वो ना इंडिकेटर में इनबिल्ट कर दिए पीछे की रेयर की लाइट भी भाई, तो भाई वो तो और भी अच्छा खासा फटका है, थोड़ा सा भी अगर जो कहीं से बच गया हो तो भाई पूरा सेटिंग चेंज करना पड़ेगा, वो तो ऑब्वियस ही बात है, नॉर्मल से तो कॉस्टली जाएगा ही जाएगा। तो वही सब है। ये लोग शुरू में नहीं देखते, बाद में फिर बोलते हैं कि यार इतना महंगी पड़ रही है ये इंडिकेटर वगैरह। भाई अब खुशी खुशी अडॉप्ट करे कोई चीज होगा तो फिर भाई ऐसा ही होगा, थोड़ा सा क्रिटिसाइज तो बनता है कंपनी को, तभी तो वो चीजों पे आगे वर्क करेगी ना। तो वो ऐसा कुछ है। अगर जो नेक्स्ट कॉन की बात की जाए तो नेक्स्ट कॉन गाइस इसका है 2024 में जी रहे गाइस आज की डेट में हम, और इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं आता, इसकी सिबलिंग में आता है यानी कि मीटियोर में आता है, और 1.5 लाख की या लाख की बाइकों में भी आता है, जितना मुझे आइडिया है कि भाई लाख की बाइकों में तो देखा, पर हाँ 2 लाख से अंदर की सब बाइकों में आता है, पर ये 2.5 लाख के होने के बावजूद में गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं आता। भाई क्या कर रहे हो रॉयल एनफील्ड, गियर पोजीशन इंडिकेटर देने में क्या जा रहा है, गियर पोजीशन इंडिकेटर दे दो ना भाई, क्या है भाई, मतलब कुछ भी, मतलब गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं दिया, इतनी पैसे पूरे ले लिए हैं, तो वही सब है। 100-200 रुपए ज्यादा ले लो, पर गियर पोजीशन इंडिकेटर तो डाल दो। 100-200 रुपए अब क्या ज्यादा लोगे भाई, इतना तो आपने कॉस्टली बनाई रखी है ऑलरेडी बाइक, वो तो क्या ही बोल सकते हैं। अब तो लाख रुपए की आज की डेट में इन्फ्लेशन के कारण एक्टिवा भी आती है, तो वो क्या ही किया जा सकता है, पर गियर पोजीशन इंडिकेटर मस्ट भाई। मैं आपके प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर रहा कि भाई आप इतनी महंगी दे रहे हो इतनी सस्ती दे रहे हो, मैं उससे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ भाई गियर पोजीशन इंडिकेटर क्लासिक में डाल दिया जाए बस। अगर जो रॉयल एनफील्ड से कोई सुन रहा है तो भाई गियर पोजीशन इंडिकेटर डाल दो, काफी ज्यादा ही वो हेल्पफुल होता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है गियर पोजीशन इंडिकेटर की। हाँ जिसके जब नहीं है तो हम तो मैनेज कर ही लेते जैसे कैसे समहाउ,
बाय द टाइम आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। पर भाई जब 2.5 लाख रुपए इतने पैसे स्पेंड कर रहे हो तो भाई एक गियर पोजीशन इंडिकेटर तो हम भी डिजर्व करते ही है भाई। तो वही सब है। अगर नेक्स्ट कॉन की बात की जाए तो नेक्स्ट कॉन इसका है इसका क्लच भाई। इसका क्लच नॉर्मली आपको इतना हैवी नहीं लगेगा, पर फिर आप जब सिटी ट्रैफिक में या कभी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप कभी फंस जाओ ना भाई, रुला देगा आपको क्लच। इसका जो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, देखिए तो वेट बहुत ज्यादा है और ऊपर से सीट हाइट भी ज्यादा है, ऊपर से क्लच भी हैवी है, तो वह कॉम्बिनेशन बन जाता है शॉर्ट राइडर्स के लिए और स्किनी पीपल्स के लिए कि भाई वो पहले तो स्किनी पीपल्स को अवॉइड ही करे तो ज्यादा बेटर सेंस बनाता है। क्योंकि ना मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी, मुझे तो कीड़े हैं तो मतलब मेरे तो घर में आ गई तो मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं, तो मुझे तो यही चलानी पड़ेगी भाई। ऐसा है मुझे भी लाइट वेट व्हीकल्स ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि भाई वो अपने हाथ में बैठे रहते हैं ना, तो भाई वही है। तो मैं रॉयल एनफील्ड से कहना चाहूंगा भाई इसमें ना स्लीपर क्लच दे दिया जाए जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव रहता है। आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में स्ट्रगल नहीं करना पड़ता और स्मूथली फ्लॉलेसली, या थोड़ा भी लाइट करो सा क्लच। अगर स्लीपर क्लच देने में आफत आ रही है आप लोगों को तो भाई थोड़ा तो लाइट करो सा क्लच। हैवी काफी ज्यादा है जो कि नॉर्मली इतना ज्यादा फील नहीं होता कि भाई हाईवे वगैरह में इतना कुछ फील नहीं होता क्योंकि ज्यादा यूज भी नहीं करना, पर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ना भाई ये हेक्टिक हो जाता है काफी ज्यादा। ये फैक्ट है और ये चीज ना कॉम्बिनेशन लेके आ जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो वेट इसका 200+ kg का वेट, उसके बाद इसमें सीट हाइट और ऊपर से उसके बाद इसमें क्लच जो कॉम्बिनेशन बनता है ना भाई, ये काफी ज्यादा, ये नॉर्मली ऐसा नहीं है कि भाई शॉर्ट राइडर को ये हैम्पर करता है, ये टॉल राइडर को या किसी भी राइडर को एक नाइटमेयर ही है कि सिटी ट्रैफिक में आप रॉयल एनफील्ड की बाइक के साथ फंस गए तो हीट अलग होता है, तो वो भी एक पार्ट है, हीट भी अलग होता है। तो सारे एकदम बिल्कुल ही आपको परेशान कर देते हैं सारे फैक्टर्स ये, जितने भी मैंने शुरू में आपको गिनाए। तो वेट, ऊपर से हीट, ऊपर से सीट हाइट, ऊपर से हैवी क्लच, भाई ये सारे फैक्टर आपको रुला देंगे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अगर जो आप ज्यादा देर तक फंस गए। तो ये सब तो फैक्ट है भाई, ये सब मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। अगर जो आपको कोई यूट्यूब पे नहीं बताएगा तो भाई तुम्हारा भाई वो चीज बताएगा। तो इस चीज पे आपने विश्वास करते हो, इसलिए आपने 2 साल का ओनरशिप रिव्यू वीडियो तक आप पहुंचे हो। मेरे 6 मंथ का मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूँ और 1 ईयर का भी मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। काफी भाई लोगों ने मेरा उन वीडियोस में भी प्यार दिया था और मेरी मोस्ट पॉपुलर वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं दोनों वीडियो भी। और उसमें मैंने थॉरोली बाइक के पास जाके वीडियो बनाई है। इसमें मैं तो तसल्ली से बैठ के रूम पे आपको समझा रहा हूँ क्या कुछ चीजें 2 साल में एक्सपीरियंस की है मैंने, क्या कुछ नहीं, तो वही सब है। अगर जो नेक्स्ट कॉन की बात की जाए तो गाइस का नेक्स्ट कॉन है, मुझे जो फील हुआ इसका कौन सेट भाई, जो मेरी पर्टिकुलर जो वेरिएंट है इसमें कौन सेट 10 की 12 6-7 हजार के बाद ही बोल गया था। मतलब कौन सेट एकदम ऐसा फील करा रहा था कि जैसे हर छोटे मोटे गड्ढे के ऊपर से भी मेरी बाइक जा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी में स्कूटी चला रहा हूँ। मतलब इतना गंदा एक्सपीरियंस मेरा वो फेज निकला है ना भाई, जो इसमें कौन सेट मेरी बाइक का खराब हुआ है। मतलब हमें मैकेनिक पे जाता था, एडजस्ट करके जो अंदर का बहुत बड़ा नट होता है हेड के अंदर, उसको थोड़ा सा टाइटन करके वो लूज हो जाता था कहीं ना कहीं, तो उसको टाइट करके हमें जैसे कैसे अपना कम्यूटिंग को जारी रखता था, जो भी मेरी कॉलेज गोइंग कम्यूटिंग रहती थी। समहाउ भाई मैंने 12,000 के समथिंग या 11,000 के समथिंग या 10 मुझे ऊपर आई बटन में शो रहा होगा, मैंने समहाउ इसमें करवाया 10,000 किलोमीटर या जो भी है एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ, मैंने इसका कौन सेट चेंज करवाया था जिसकी कॉस्टिंग मुझे 1200 रुपए पड़ी। तो वो कौन सेट चेंज कराने के बाद अभी तो मैं फ्लॉलेसली एकदम मस्त, कोई दिक्कत नहीं आ रही क्योंकि 15,000 के समथिंग ऑलरेडी मेरी बाइक चली चुकी है, अभी तो कोई इशू नहीं है। पर जो वो फेज था ना जब तक मेरा कौन सेट ऐसी रहा कि भाई खराब था, शुरू में तो ये रहा कि भाई थोड़ा और चला लेते हैं और चला लेते हैं और चलाते हैं, क्योंकि नया नया खराब हुआ था, हर गड्ढे पे जा रही थी तो बहुत तेज आवाज कर रहा था। और कौन सेट का पता ऐसे चलता है कि भाई हरे गड्ढे के पास जाके आपकी बाइक खड़खड़ आवाज करने जाती है हेड की तरफ से, शॉकर से नहीं रहती वो आवाज, वो कौन सेट से होती है वो आवाज। तो वो काफी इरिटेटिंग साउंड करता है कि भाई मैंने इतने पैसे दे रखे, मतलब इतने महंगी बाइक चला रहा हूँ और ऊपर से मतलब इतने कॉस्टली है, 2.5 लाख से ऊपर की बाइक है, तो भाई मायने रखता है वो, और आपकी ये ऐसे साउंड कर रही है, तो भाई वो काफी ज्यादा इरिटेटिंग एलिमेंट हो जाता है। तो वही सब है। तो जब से मैंने कौन सेट चेंज कराया तो सच मुझे कोई इशू तो नहीं आया। बाकी एक बंदे का मुझे YouTube वीडियो पे ही कमेंट आ रहा था कि भाई मेरे तो 30,000 प्लस चल चुकी है कौन सेट, एक सिंगल कौन सेट पे। तो भाई मैंने कहा यार ये तो मेरे लिए तो मिरेकल ही है। बाकी अब क्या पता मेरे राइडिंग स्टाइल ही खराब हो या मेरे रोड कंडीशंस खराब हो या मेरा कौन सेट में ही कोई डिफेक्ट था, आई डोंट नो भाई, पर ये मैंने फेस किया है तो वो भी एक कॉन के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा। आई डोंट नो भाई, आप लोग क्या पता और अच्छा खासा चला लो, पर जिस मैकेनिक से मैंने पूछा था वो बता रहे थे कि इतना ही लाइफ होता है कौन सेट का, तो मैं भी अपना आपको यही बोल के दिलासा दे रहा था हाँ भाई इतना ही होगा लाइफ। तो वही सब है। बाकी एक और प्रॉब्लम मेरी बाइक में अभी 15,000 के समथिंग में एक और आ चुकी है कि भाई इसका 12,000 के आसपास 10 के बाद मेरा चेन सेट भी आवाज करने लग गया था। चेन सेट अभी तक मैंने चेंज नहीं करवाया, एक्चुअली मैंने सर्विस तो करवा ली बाइक की, पर मैं चेन सेट मैंने कहा थोड़ा रुक के कराऊंगा क्योंकि अभी उनके पास अवेलेबल नहीं था। मैं एक्चुअली में अपनी बाइक में ब्रास को चेन सेट लगवाना चाह रहा हूँ जिसकी लाइफ ज्यादा है, जो मेनली टूरिंग के पर्पज से है, यानी कि लाइफ ज्यादा है उसकी ओवरऑल।
नॉर्मल चेन सेट के कंपैरिजन में। तो मैंने कहा वही लगा लिया जाए, क्योंकि उसकी लाइफ ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है वो ज़्यादा टिकेगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा रुका हुआ हूँ, इसलिए अभी तक मैंने इसकी फोर्स सर्विस की वीडियो अभी तक नहीं ड्रॉप करी है, क्योंकि मैं सोच रहा था कंपाइल करके डाल दूँ, मतलब वो ब्रास वाला चेन सेट वाला इंस्टॉलेशन वाला पार्ट भी मैं आपको एक ही वीडियो में दिखा दूँ, वही सब है। तो अभी इसका चेन सेट भी खत्म हो चुका है कहीं ना कहीं, जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ, और वो भी चेंज कराने को है, तो उसका भी एक लाइफ होता है, तो वो भी हो चुका है। 15,000 के समथिंग वो भी बाइक चल हो गया कंडीशन की भाई, वो भी चेंज होगा, उसकी की कॉस्टिंग भी 2,500 से 3,000 के समथिंग आएगी, तो वो भी है एक चीज। बाकी लेटेस्ट जो फोर्स सर्विस मैंने इसकी कराई है वो अगली वीडियो आपको देखने को मिलेगी, उसमें क्या कुछ है। बाकी आगे फॉरवर्ड करते हैं। अगर नेक्स्ट कॉन की बात की जाए तो भाई नेक्स्ट कॉन इसका है, इसमें किक नहीं आती भाई। अब जितने भी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जैसे इंस्टॉल किया है, या जैसे भी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पे ये बाइक्स रन करना शुरू करी है, तो उस हिसाब से अब इन सब बाइक्स में किक्स हटा दी, क्योंकि इसको अब फ्यूल इंजेक्शन पे सारा रिलाय करना होगा, यानी कि आपको एक मिनिमल थ्रेशोल्ड तक आपको अपना फ्यूल रखना ही पड़ेगा अपनी बाइक में, और सारा रिलाय आपको बैटरी पे करना पड़ेगा, मतलब ओनली सेल्फ बाइक, नो किक नो नथिंग। तो भाई एक ड्रॉबैक ही है। बाय द टाइम रॉयल एनफील्ड जाने ही इसलिए जाता था कि भाई उसमें किक है, रॉबस्ट फील है, तो वो धीरे धीरे करके जनरेशन वाइज कम होती जा रही है, पर कहीं ना कहीं वो एक सही डायरेक्शन में भी जा रही है कि भाई वो काफी चीजें इंप्रूव भी कर रहा है, मोस्टली चीजें इंप्रूव ही करी। हाँ, बाय द टाइम उसकी जो फील है, जो रॉबस्ट जो फील होती थी रॉयल एनफील्ड की, वो कम होती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर बाय द टाइम सेफ्टी कंसर्न जो थे पहले वो कम हुए काफी ज्यादा, सेफ्टी के एस्पेक्ट से भी काफी चीजें चेंज हुई है रॉयल एनफील्ड में, और ऊपर से हैंडलिंग वगैरह और एर्गोनॉमिकली बाइक और परफेक्ट होगी बाय द टाइम। अब ये बाइक की कैटेगरी में थोड़ा ज्यादा आ चुकी है रॉयल एनफील्ड की गाड़ियां। पहले जो बुलेट का जो रोला था, दबदबा था, वो कम होता जा रहा है भाई, इसमें तो फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो पर वही है, मार्केट में और कोई बाइक ऐसा फिर भी रोबस्ट फील के साथ नहीं आ रही जितना भी ये आ रही है रॉयल एनफील्ड की बाइक। रॉयल एनफील्ड फिर भी रोबस्ट बाइक प्रोवाइड कर रहा है और आज की डेट में कंपैरिजन टू अदर बाइक्स, ऐसा कुछ है। अगर जो अगले कॉन की बात की जाए तो गाइस अगला कॉन है इसमें सस्पेंशन। भाई तो जो इसका सस्पेंशन है वो है स्टिफर साइड पे, यानी कि जो पिछली, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो पिछली जो क्लासिक हुआ करती थी, यानी कि रिबॉर्न से पहले जो जनरेशन क्लासिक का था, उसमें था सॉफ्ट सस्पेंशन था, यानी कि आपको कंफर्टेबल राइड मिलती होती थी, कंफर्टेबल इन द सेंस कुशन्ड राइड मिलती होती बैठ के, व्हेन वी कंपेयर टू दिस बाइक, क्योंकि उसमें एक्चुअली में एक तो सस्पेंशन भी सॉफ्टर साइड पे था, और ऊपर से जो उसमें सीट के नीचे स्प्रिंग्स हुआ करते थे, जो कि और ज्यादा आपकी राइड को स्मूथ बनाते थे कहीं ना कहीं इसी कंपैरिजन में। मगर इसमें स्टिफर सस्पेंशन दे दिया, और ऊपर से जो स्प्रिंग होते थे सीट के नीचे वो भी हटा दिए गए। हाँ, वो एज एन एक्सेसरी आप स्प्रिंग्स भी लगा सकते हो, और 6 स्टेप प्रीलोड सस्पेंशन इसके भी हैं, तो आप उसको भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो अपनी राइड के हिसाब से। पर फिर भी वो बात नहीं बनेगी जो प्रीवियस क्लासिक में हुआ करती थी भाई, जो सॉफ्टवेयर सस्पेंशन उसमें हुआ करता था। हाँ, इसके अपने प्रोज हैं स्टिफ सस्पेंशन होने के कारण, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा स्टिफ है, पर है कंपैरेटिवली प्रीवियस जनरेशन क्लासिक्स, तो वही सब है। हाँ, प्रीवियस जनरेशन क्लासिक कंपैरिजन में सीट, स्पेसिफिकली सीट इसका ज्यादा कुशन्ड है, ज्यादा ब्रॉड है, और ज्यादा स्पेशियस है प्रीवियस जनरेशन क्लासिक के हिसाब से। तो ये प्रोज में भी आएगा, तो बने रहना, प्रोज में इसके ज्यादा फायदे हैं एज कम्पेयर टू कॉन्स में, तो वही सब है। अगर जो लास्ट कॉन की जाते हैं तो मैं बात करूं, कॉन्स को ऐड करने का टाइम आ चुका है, यानी कि डिसएडवांटेजेस को ऐड करने का टाइम आ चुका है। मैं लास्ट डिसएडवांटेज का ये बताना चाहूंगा भाई, इसमें जो एनालॉग जो नीडल है वो स्टक हो जाती है, एरर होता है उसमें बहुत तगड़ा। जैसे कि मैं एक वीडियो ऐड कर दूंगा, देख लेना, उसे भी 0 पे रहता है, कई बार 160 पे पहुंच जाता है, गाड़ी 30 पे चल रही होती है, मतलब भाई ये एरर पता नहीं क्यों है, आई डोंट नो, पर हाँ थोड़ी देर बाद में नॉर्मल हो जाता है, कुछ मैकेनिक बुलाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। वहीं पर इसके फ्यूल जो मीटर है वो भी एरर है, एग्जैक्टली आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू लग जाता है कि हाँ भाई इतना तेल तो है ना। साइड से हटा के जब आप उसको नॉर्मल रोड पे थोड़ी देर हाईवे पे चलाते हो, तो उसके बाद थोड़ी देर में वो उसका रीडिंग नॉर्मल शो होने जाता है, जो सेंसर उसका नॉर्मल हो जाता है। अगर आप थोड़ी देर स्टेबल रखो बाइक को, वेरिएशन तब तक दिखाती है जब तक वो टिल्ट रहती है या कहीं अनइवन सरफेस में रहती है। मेनली सटीक तब दिखाता है जब ये हाईवे पे नॉर्मल चलने लग जाती है, तो वो सटीक दिखाता है कि हाँ भाई लगभग इतना तो है ही। तो ये ओवरऑल सारे कुल मिला के कौन से है जो मैंने आज तक 2 साल में इसमें फील करे हैं। तो भाई अब आप कमर कस लो, अब टाइम आ चुका है इसके प्रोज सुनने का। तो जो कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कौन से काफी ज्यादा सुपीरियर है प्रोज भी इसके। हाँ, शुरू के 3 से 4 कौन काफी ज्यादा ही आपका बाइक डिसीजन को बिल्कुल ही मोल्ड कर सकते हैं, आप बिल्कुल ही पीछे भी हट सकते हो कि भाई आपको बाइक करनी है कि नहीं करनी है। तो वही सब है, वो तो मैं आप पे छोड़ दूंगा, बाकी अब प्रोज की तरफ जानते हैं। सो बॉयज एंड गर्ल्स, जैसे कि आपने इसके कॉन्स यानी कि डिसएडवांटेजेस सारे सुन लिए, तो वहीं पर अब टाइम आ चुका है मोस्ट अवेटेड इसके प्रोज सुनने का, यानी क्लासिक 350 रिबॉर्न के प्रोज
यानी कि एडवांटेजेस सुनने का टाइम आ चुका है। तो भाई पहला प्रो इसका वही है जो इसका पहला कौन था, यानी कि वेट। भाई वेट ज्यादा होने के कारण जो ये बाइक है ये एकदम रिलैक्स, एकदम प्लांट होकर रोड पे चलती है, यानी कि चिपक के आप पहाड़ों में लेके जाओ, हाईवे पे लेके जाओ, ऑफ रोडिंग करो, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, एकदम चिपक के एकदम प्लांटेड, एकदम जम के चलती है भाई रोड पे, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज तो है ही, वहीं पर ये सबसे बड़ा इसका प्रो भी है कि भाई ये आप हाईवे पे जाओ, आप चाहे आप हाई स्पीड पे बाइक चलाओ या आपके आसपास से कोई हाई स्पीड में कोई व्हीकल निकल जाए हाईवे पे, आपने कई बार देखा होगा कि आपकी जो लाइट वेट बाइक्स होती है या फिर स्कूटी होती है तो वो हाईवे पे विंड ब्लास्ट के कारण वॉबल कर जाती है कई बार, या फिर कोई व्हीकल हाई स्पीड में आपके बगल से जाए तो उसका जो विंड ब्लास्ट लगता है आपको, मतलब विंड का जो थपेड़ा सा लगता है वो कहीं ना कहीं आपको वॉबल करने में काफी ज्यादा रोल प्ले करता है। तो वो चीज भाई इसमें तो बिल्कुल ना के बराबर है क्लासिक 350, जो इतना हैवी होने के कारण इसका वेट काफी ज्यादा उसमें अच्छा रोल प्ले करता है। तो वही है भाई, पहला प्रो तो इसका वेट ही है। तो भाई अगर जो दूसरे प्रो की बात की जाए, दूसरा प्रो का इसका है हैंडलिंग। तो भाई हैंडलिंग प्रो इसलिए है, इतनी हैवी वेट बाइक होने के कारण इसकी हैंडलिंग काफी ज्यादा ही अच्छी है, क्योंकि ये प्रॉपर कंप्यूटर सेगमेंट अंदर आ जाती है। ऐसा भी नहीं है कि भाई बिल्कुल एडवेंचर कैटेगरी की हो गई या बिल्कुल ही क्रूजिंग कैटेगरी की होगी, ये किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं आती भाई। पहली बात, ये एक प्रॉपर कंप्यूटर सेगमेंट के अंदर आती है जो कि आपकी नॉर्मल डे टू डे बाइक्स होती ही है, यानी कि इसकी फुट पैक्स भी बिल्कुल ही 90 डिग्री पे है और हैंडल भी एकदम अपराइट है, आप बिल्कुल ही रिलैक्स होके बैठते हो, कोई भी ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है कुछ। जैसे कि मैंने आपको इसका कौन बताया था ना, स्टिफ सस्पेंशन इसका जो कौन है, ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही और स्पोर्ट्स बाइक की तरह स्टिफ हो, नहीं भाई इतना भी स्टिफ नहीं है, पर हाँ प्रीवियस क्लास की कंपेरिजन में मैंने बताया था आपको कि वो थोड़ा सा स्टिफ तो है। वहीं पर अगर जो हैंडलिंग पे ही वापस बात करें तो इसका प्रो वो इसलिए हो जाता है क्योंकि 200+ केजी की जैसे कि एक्सेसरी वगैरह या फ्यूलिंग करा के ऑलरेडी बाइकें हो ही जाती है, उसके बावजूद इसकी हैंडलिंग काफी ज्यादा ही अच्छी है, जो कि मैंने पर्सनली फील करी हुई है। इसमें स्टिफ सस्पेंशन होने के कारण जो उसकी आपको स्टेबिलिटी मिलती है ऑल ओवर रोड पे, और बिल्कुल भी ट्विस्ट एंड टर्न्स पे अगर जो आप इसको शार्प कर्व पे भी अगर जैसे मोड़ोगे तो स्टिफ सस्पेंशन होने के कारण जो आपको फीडबैक मिलता है सस्पेंशन के थ्रू वो काफी ज्यादा ही अच्छा है, जो काफी ज्यादा ही उम्दा है। भाई वो चीज भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि इतनी भारी होने के बावजूद भी आप ट्रैफिक में से आराम से फिल्टर कर सकते हैं, अगर जो थोड़ा सा भी आपके अंदर स्किल्स है। कुछ किलोमीटर भी चलाओगे ना आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि एक बार जब ये मोशन पे आती है ना इसका वेट आपको पता ही नहीं चलता भाई कितना वेट है, क्योंकि जैसे इंजन स्टार्ट होता है आप रोड पे एक बार निकलते हो तो भाई मजाक नहीं, पानी हो जाता है पूरा इंजन, मतलब पूरी बाइक ही ऐसा लगता है कुछ नहीं है भाई, नॉर्मल है। खाली रोड पे भी निकल के घर से बाहर ही आप एक बार आपने स्टार्ट कर दी ना गाड़ी, वेट तो गायब ही हो जाता है इसका, इतना अच्छा खासा इसका पावर, इसमें जो टॉर्क जो निकाल के देती है भाई ये बाइक। तो उस वजह से जैसे कि मैं बता रहा हूँ हैंडलिंग, स्पेसिफिकली हैंडलिंग काफी ज्यादा ये अच्छी है इसके वेट को मद्देनजर में रख के। तो वही है भाई, अगर नेक्स्ट प्रो की बात करें जाए यानी कि नेक्स्ट एडवांटेज की बात की जाए, तीसरी इसको जो प्रो वही हो गया जैसे कि इसका ये प्रॉपर कंप्यूटर सेगमेंट के अंदर आता है। ये कोई स्पेसिफिक बाइक नहीं है कि भाई किसी एक कैटेगरी में ही फिट हो, नहीं, ये हर कैटेगरी में फिट हो जाती है। इसीलिए ही मुझे काफी ज्यादा ही पर्सनली ये बाइक पसंद है, क्योंकि देखो ये प्रैक्टिकलिटी के नाम पे ना आपको ऑल ओवर हर चीज ला करके देती है, ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक ही है, यानी कि कोई एडवेंचर बाइक की कैटेगरी में भी नहीं आती कि भाई स्पोक्स व्हील वगैरह हो, ये चलो अलॉय ही हो, पर वो एडवेंचर कैटेगरी में ज्यादा ही ऊंची भी नहीं हो जाती, क्योंकि एडवेंचर बाइक्स की ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा ओवर हो जाती है, जो कि डे टू डे लाइफ में अनप्रैक्टिकल हो जाती है। आप डेली कम्यूटिंग थोड़ा नहीं कर पाते जैसे कि होता ही है, वो हर एक राइडर के लिए सूटेबल नहीं हो पाती फिर वो बाइक्स। जैसे कि अब प्रॉपर अगर जो आप क्रूजिंग बाइक को ही उठा लो, चाहे कोई क्रूजिंग बाइक, वो प्रॉपर आप डेली कम्यूटिंग के लिए इतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी एक कम्यूटर बाइक होती है। तो वो कम्यूटर बाइक का क्राइटेरिया ये पर्टिकुलर बाइक फुलफिल करती है, जिस वजह से भी ये भी एक प्रो के अंदर ही आ जाएगा। तो ओवरऑल 3 प्रोस तो मैंने आपको ये खड़े खड़े ही गिना दी, जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव है। अभी आने वाले प्रो और भी तगड़े होने वाले हैं। चौथे प्रो की अगर बात की जाए तो चौथा प्रो भाई इसका 350 सीसी होने के बावजूद इसका माइलेज, भाई पर्सनली मुझे जो इसका माइलेज निकाल के देती है ना भाई, मुझे ये हैवी से हैवी ट्रैफिक में भी 35 अबव निकाल के देती है। यानी कि अगर जो आप इसमें 37 के समथिंग आप इसका आराम से माइलेज निकाल सकते हो। मैंने तो 40 भी निकाला हुआ है। अगर जो आपको यकीन नहीं होता, ऊपर आई बटन में शो रहा होगा, जाके जरूर से देखना उस वीडियो को भी। और रिसेंट में हमने पूरी स्पीति राइड एग्जीक्यूट कर ली है
विद पिलियन विद लोडेड लगेज। यानी कि जो मेरा पिलियन था वो 85 to 90 के समथिंग उसका वेट था, 60 के समथिंग मेरा वेट है। वहीं पर अगर जो बाइक का खुद का वेट की बात की जाए तो 200 किलो प्लस की इसका खुद का वेट हो गया था। उसके बाद इसमें क्योंकि पेट्रोल फिलिंग जैसा एक्सेसरी वगैरह सब इंस्टॉल्ड है मेरे बाइक में, तो वो सब भी आप कंसिडर करेंगे तो उस हिसाब से 200 प्लस का तो नॉर्मल वेट हो गया इसका। उसके बाद हमने इसमें साइड में रैक्स भी लगा रखे, उसमें लगेज था। एल्टीट्यूड जैसे ही इंक्रीज होता है तो पावर लैग होता है, पावर ड्रॉप होता है, तो उस हिसाब से भी इसने ओवरऑल हमें जो माइलेज निकाल के दिया ना, तो वो इससे पहले लेटेस्ट वीडियो में डाली हुई, उसे जरूर से देखना। बहुत तगड़ी वीडियो, मुझे नहीं लगता इससे अच्छी वीडियो कोई आपको यूट्यूब पे मिलेगी माइलेज से रिलेटेड भी। बाकी ये आई बटन के ऊपर वीडियो शो होगी, जरूर से उसे देखना। इस वीडियो की चाहे बात देख लेना, पर देखना जरूर, आपका बाइक डिसीजन बहुत कर सकती है वो। मतलब आप ये मान के चलो बद से बदतर कंडीशन में जो आपको मतलब माइलेज मिल सकता है ना, वो माइलेज मैंने निकाल के लेके आया हूँ, और वो भी काफी ज्यादा ही रिमार्केबल है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है भाई। नेक्स्ट प्रो की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रो यानी कि 5th प्रो जो इसका है वो गाइस की रोड प्रेजेंस। तो भाई कुछ भी बोलो, इसकी रोड प्रेजेंस उम्दा है, मतलब काफी ज्यादा ही अच्छी है। पर्सनली कभी आप रोड पे देखोगे तो जो ये रोड घेर के रखती है अपने बजट में, जो ये रोड प्रेजेंस आपको ला के देती है ना भाई, काफी ज्यादा ही अच्छी है और इम्प्रैक्टिकल भी नहीं लगती। ओवरऑल एस्थेटिकली भी काफी अच्छी और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड बाइक है ये प्रीवियस क्लास की कंपैरिजन में थोड़ी और चंकी भी हो गई, जिससे इसकी और ज्यादा रोड प्रेजेंस कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है। रोड पे दिखती है कि हाँ भाई आपके पास कोई बाइक है, आपने कहीं पैसे लगाए हैं, दिखता है वो कि हाँ भाई बाइक है भाई, मतलब चीज है भाई। फुल्ली लोडेड मेटल मशीन तो है ही, उस वजह से इसमें रोड प्रेजेंस एकदम अच्छी आती है। आपने जितना पैसा दिया है आपको वो वसूल लगता है कि हाँ भाई मैंने कुछ चीज ली है, ऐसा फील कराती है भाई ये बाइक। इसमें कोई दो राय नहीं है, 2 साल का मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है भाई, और वही सब है। अगर जो छठे प्रो की बात की जाए तो छठा प्रो का इसका है रोड प्रेजेंस के बाद जो मैंने बिल्ट बताया था, इसका सॉलिड बिल्ट। तो ये बिल्कुल ही मेटल लोडेड एकदम मशीन है, बिल्कुल ही मिनिमल इसमें फाइबर के पार्ट्स हैं, जैसे कि मैंने वो कॉन्स में बताया था। इसके जो रेयर व्यू मिरर्स हैं, जो साइड के जो मिरर्स है वो, और 4 जो इसके इंडिकेटर्स है उनको छोड़ के ये पूरी बाइक एकदम मेटल लोडेड मशीन है भाई। मतलब आपको रोबस्ट एकदम फील आती है कि हाँ भाई आप सॉलिड चीज चला रहे हो। आप बैठो इसके ऊपर, स्टैंड इसका साइड स्टैंड ऊपर करो, आपको जो थर्ड देसी साउंड आएगी ना, मतलब जो रोबस्ट फील आएगा, जो कैरेक्टर फील होगा ना भाई चीज का, कि हाँ भाई आप किसी एलिफेंट के ऊपर बैठे हो लिटरली। मैं तो उसे एलिफेंट ही बोलता हूँ भाई, मेरे लिए है भाई ये एलिफेंट, तो हाथी है भाई, हाथी कह सकते हैं भाई से, बाइकों का हाथी। अगर जो नेक्स्ट प्रो की बात यानी नेक्स्ट एडवांटेज की बात की जाए, इसके ब्रेक्स, तो जो मेरा पर्टिकुलर जो वेरिएंट है वो ड्यूल चैनल एबीएस वेरिएंट है, और मैं आपको भी ये सजेस्ट करूंगा अगर जो आप जा रहे हैं तो ड्यूल चैनल एबीएस वेरिएंट की तरफ ही जाएं, उससे नीचे बात ना करें, यानी कि सिंगल चैनल एबीएस को या विदाउट एबीएस तो आज की डेट में भूल के भी मत लेना। यानी कि ओल्डर जनरेशन अगर जो आप ले रहे हो 4 पैसे बचाने के लिए, कोशिश करना भाई एबीएस वाले की तरफ ही जाओ, क्योंकि वो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। क्योंकि वी नेवर नो, क्योंकि 200 किलो प्लस की ये बाइक ओवरऑल हो ही जाती है, ऊपर से अगर जो आप वी नेवर नो ना क्या सामने आ जाए, कब क्या आ जाए, और आपके टायर के नीचे सैंड है, ग्रेवल है, क्या है, बजरी है, रेत है, क्या है, कुछ नहीं पता चलता ना। और पर आप जल्दीबाजी में जैसे आपने ब्रेक मारा तो डिस्क लॉक होती हैं, या ड्रम भी है तो वो लॉक हो जाते हैं फटाफट, तो आप फिसलने के काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है। वी नेवर नो कि भाई क्या अगली मिडिल पोजीशन आ जाए, किस तरह आप गिर जाओ जिससे आपको डैमेज हो सके बाइक। तो जैसे कैसी भाई आपको डैमेज ना हो, उस रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ मैं कि भाई कोशिश यही करना, थोड़ा सा अगर जो आप बजट एक्सटेंड इतना कर ही लिया है तो कोशिश यही करना ड्यूल चैनल एबीएस वाले वेरिएंट की तरफ ही जाना। और जिस हिसाब से इसका वेट है उस हिसाब से इसकी ब्रेक्स की बाइक ओके है, ऐसे भी नहीं कहूंगा बहुत उम्दा है, बहुत ही ज्यादा औसम है, पर फिर भी काफी ज्यादा अच्छी है। मुझे बहुत ज्यादा सिचुएशन में इसके एबीएस ने लाइफ सेव करी है, मतलब मजाक नहीं, बहुत ज्यादा सिचुएशन में इसने मुझे जिंदा रखा है। नेवर नो कब आपके सामने क्या कौन सा जानवर आ जाए, क्या आ जाए, पर आप अगर जो स्पीड में हो तो जो एबीएस का काम यही होता है कि आपकी ब्रेक्स को लॉक न होने दे, यानी कि वो एक तरह से ब्रेक में स्पॉन्जीनेस बढ़ा देता है, यानी कि आप रुक रुक के ही रुकोगे, एकदम नहीं रुकोगे। रुक रुक के इन द सेंस आपकी स्पीड कम होती जाएगी, पर आपका जो ब्रेक है लॉक नहीं होगा, समझ रहे हो। ये ऐसा कुछ है इसका जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मैकेनिज्म है, यानी कि एबीएस है, तो वही सब है। नेक्स्ट अगर जो प्रो की यानी एडवांटेज की बात की जाए तो वो भाई इसका है कंफर्ट राइड फॉर राइडर एज वेल एज पिलियन। आज की डेट में मार्केट में जो एकदम प्लेन सीट वाली जो बाइक अगर जो आप देखना चाह रहे हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक की प्लेन सीट्स में, क्योंकि जो भी पिलियन अगर जो पीछे ऊंचा बैठा होता है तो मोस्ट केसेस में वो अनकंफर्टेबल ही रहता है, और वो अनकंफर्टेबल वो कम रहेगा, वो आपको ज्यादा अनकंफर्टेबल करके रखेगा, क्योंकि उसका
हाथ आपके ऊपर रहेगा, और हाथ ऊपर रहेगा आपके शोल्डर भी फिर पेन होंगे, अल्टीमेटली आपके रिस्ट भी पेन होंगी। उसके कारण आपकी पूरी ओवरऑल राइड है वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर होगी, क्योंकि आपका जो पिलियन है वो अनकंफर्टेबल हो रखा है। तो भाई ऐसी बाइक ऑप्ट करके फायदा क्या है जिसमें आपका पिलियन ही अनकंफर्टेबल हो। अगर तो आप अकेले जा रहे हो तो भी एक बारी के लिए बेरेबल है कि भाई आप कोई भी बाइक उठा लो, पर आप थोड़ा भी चाह रहे हो कि फैमिली में ऐसी कोई बाइक है जिसमें मेरी बहन भी बैठ सके, मेरी मम्मी भी बैठ सके, मेरी वाइफ भी बैठ सके, तो वो सब अगर जो आपको चाहिए प्रैक्टिकलिटी के एस्पेक्ट से कि भाई ऐसी कोई बाइक लूं जिसमें सब फ्लॉलेसली बैठ सके, मेरे पापा चला सके, मेरा छोटा बड़ा भाई सब चला सके, तो ऐसा कुछ ओवरऑल सबको मद्देनजर में रख के अगर जो आप कोई बाइक ढूंढ रहे हो तो भाई उस चीज में भी ये बाइक काफी ज्यादा सुटेबल है और परफेक्ट फिट होती है। इसी पर्पज से हमने भी ये बाइक बाय करी। इसका राइडर एज वेल एज पिलियन कंफर्ट काफी ज्यादा ही अच्छा है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इसमें बैकरेस्ट भी लगवा लें। जब आप पिलियन के साथ कभी जा रहे होते हो ना, तो भाई जो वो कंफर्ट पिलियन को लाके देता है ना, वो बैकरेस्ट, वो एक ब्रह्मास्त्र है कि मतलब वो आपकी राइड को चार चांद लगा सकता है अगर जो आप किसी पिलियन के साथ जा रहे हो। क्यों? क्योंकि अब देखो, पिलियन आपके साथ जो पीछे बैठा है उसके हाथ पे तो ना हैंडल है ना कुछ है, वो बस पीछे बैठ ही सकता है, और वो बैठा हुआ भी अगर जो अनकंफर्टेबल है तो वो आपको दिक्कत देगा, यानी कि वो बीच रोकेगा गाड़ी और उससे राइड आपकी जो है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगी। देखो भाई, आप भी उससे परेशान रहोगे, आपको रोकनी पड़ेगी बार बार बाइक, आप आराम से डेडिकेटेड नहीं चला सकते क्योंकि आपका पिलियन जो है वो अनकंफर्टेबल है। तो भाई मैंने खुद फेस किया है, मैंने पूरा स्पीति राइड जब करा है, तो मैं जो खुद तसल्ली से पीछे बैठा हूँ, जब मतलब मेरा फ्रेंड जब बाइक चला रहा था, जब मैं बाइक चला रहा था, वो जो पीछे से कंफर्टेबल बैठा था, तो हमें कहीं भी रुकना नहीं पड़ा था। हाँ, कभी कभी जब बिल्कुल ही लग रहा था कि हाँ अब रुकना चाहिए, तो ऐसा कुछ हम रुक रहे थे, पर वैसा कंफर्ट वाइज कहीं कमी नहीं है, ऐसा कुछ स्टॉक सीट ही था। हाँ, आगे किसी ट्रिप पे सोचेंगे कि एयर सीट भी लगा के अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जाए, तो वही सब है। अगर जो नेक्स्ट प्रो की बात यानी नेक्स्ट एडवांटेज की बात की जाए, तो भाई वो नेक्स्ट एडवांटेज इसका है रॉयल एनफील्ड का ब्रांड नेम। इतना अपने प्रोडक्ट के कैपेबिलिटी होती है, उससे ज्यादा अगर जो उसने एक बार नाम कमा लिया ना मार्केट में, तो भाई आंख बंद करके लोग उसे ही बाय कर रहे होते हैं। अब वो आंख बंद करके उसे बाय इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो ट्राइड एंड टेस्टेड होता है। समझ लो गए, जिसकी ज्यादा डिमांड होगी मार्केट में, जिसका ज्यादा बोलबाला होगा, लोग उसी के बारे में चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका तो इतना जो वो प्रचलित हो चुका है, तो वो उस वजह से लोग उसको आंख बंद करके अपना डिसीजन मेक करते हैं। क्योंकि जो नई कोई भी बाइक आती है तो उसमें या क्या कुछ हो उसका रीसेल वैल्यू, तो नेक्स्ट पॉइंट भी मैं लेके आ जाता हूँ, इसका रीसेल वैल्यू। भाई रीसेल वैल्यू भी आपने जितना मोटा पैसा इसको खरीदने में लगाया ना, तो भाई उसमें से मैक्सिमम आपको पैसा वापस मिल जाएगा इसका एज अ रीसेल। अगर जो आप चाहो कल को मुझे साल 2 साल 5 साल चलानी है, उसके बाद आप चाह रहे हो मुझे रीसेल भी करना है, तो आपको उस हिसाब से अच्छा खासा मोटा पैसा वापस भी मिल जाएगा जितना आपने इसमें लगाया है। पूरा ऐशो आराम, पूरे मजे करने के, पूरे बाइक को पूरी कोर तक मजे करने के बावजूद भी भाई वो चीज भी एक बहुत बड़ा की फैक्टर है। आप तो भाई मैं कहना ये चाहता हूँ, अगर आप थोड़ा भी कॉशियस हो ये चीज को लेके कि भाई मेरे प्रोडक्ट की जो लाइफ है, यानी कि जो चीज मैं बाय करूँ, कल को अगर जो मैं रीसेल भी करना चाहूँ तो मुझे अच्छा खासा मोटा पैसा वापस मिल जाए जितना मैंने उस पर लगाया है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मुझे इंजॉय करना है, तो भाई आप इंजॉय तो करोगे ही, समझ रहे हो। पहला तो फैक्टर यही है, आपने लायबिलिटी के तौर पे तो उसे खरीदा है कि भाई आप इंजॉय कर रहे हो, उसमें पेट्रोल वगैरह डाल रहे हो, मगर आपको लॉन्ग टर्म में वो लायबिलिटी नहीं होके एक एसेट के रूप में भी आपका वो सेल आउट हो जाएगा आपका ये बाइक रॉयल एनफील्ड का फ्लॉलेसली, क्योंकि इसकी ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है भाई मार्केट में। इसकी जो डिमांड है ना, इसकी रीसेल वैल्यू भी आज भी अगर जो मुझसे लोग पूछते हैं ना कि 2018 वाले का क्या कुछ क्लासिक चाहिए मुझे बाय करनी है, तो मैं काफी लोगों को हेल्प जो करता रहता हूँ, तो मुझे पता है ना भाई आज की डेट में इसकी रीसेल वैल्यू, इससे प्रीवियस जनरेशन जो EFI मॉडल है उनकी भी रीसेल वैल्यू, और जितनी पुरानी हो उतनी एंटीक होती है वो, उनकी रीसेल वैल्यू तो भाई वो अनमैच्ड है। वो तो फिर अगर जो बोली लगाने निकलो तो भाई वो कितनों में बात होती है, वो तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, वही सब है। मतलब ये एक तरह से अभी वाली की भी आज की डेट में जिस हिसाब से डिमांड है उस हिसाब से ये आने वाले 10 साल तो कहीं नहीं जाने वाला, कि रीसेल वैल्यू बढ़ेगी ही, ना अभी तक देखते आ रहे हैं। तो वही सब है, और उसी वजह से इसकी जो नेक्स्ट प्रोस की बात की जाए तो भाई सर्विस अवेलेबिलिटी, यानी कि आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी सर्विस हो जाएगा इसका। जैसे कि अभी मैं स्पीति राइड किया था रिसेंट में ही, काजा में वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेट्रोल फिलिंग स्टेशन है काजा में ही, तो वहीं पर ही रॉयल एनफील्ड का सर्विस स्टेशन भी है, वहीं पर ही और बाइक्स भी सर्विस हो रही थी, यानी कि KTM भी हो रही थी, हीरो की भी हो रही थी, बजाज की भी हो रही थी, और भी बहुत सारी बाइक्स हैं। पर स्पेसिफिकली जो ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में रॉयल एनफील्ड का जो ब्रांड नेम लिखा हुआ था ना, भाई मजा आ गया था देख के कि भाई हाँ भाई ऐसी अल्टीमेट लोकेशन पे भी रॉयल एनफील्ड के सर्विस स्टेशन हैं। तो वही है जो कि मुझे नेक्स्ट प्रो या एडवांटेज की तरफ लेके आ जाता है, यानी कि इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी। अब क्योंकि ये
बोलबाला इसका है ही और काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है ही, तो इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी का भी आपको इशू नहीं फेस कर सकते आप, क्योंकि इसकी ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं भी पार्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। डिमांड जिस चीज की ज्यादा होती है ना, तो वो दुकानदार भी यही सोचता है कि यार ये प्रोडक्ट तो ऑलरेडी डिमांड में है, सबसे पहले इसको अपनी दुकान में रखना है। तो मारुति की गाड़ियां हैं भाई, मारुति की गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं मतलब भीड़ से भीड़ इलाकों में मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सालों से चलती आ रही है, उसकी वो लेगेसी चलती आ रही है। हर कोई शॉपकीपर दिमाग में सबसे पहले यही सोच के रखता है कि भाई और कोई कार का ना हो पर इस कार का या इस बाइक का मेरे पास स्पेयर पार्ट होना चाहिए भाई, क्योंकि वही है, डिमांड में है भाई गाड़ी। तो अगर जो नेक्स्ट प्रो की बात की जाए यानी नेक्स्ट एडवांटेज की बात की जाए तो भाई वो है इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट। तो भाई मैं आपको मेंटेनेंस कॉस्ट बता रहा हूँ, अगर जो आपने इसकी रेगुलर बेसिस ऑफ इंटरवल सर्विस करवा दी ना 6-6 महीने के टाइम इंटरवल में, तो भाई ये बाइक आपकी सालों साल टिकने वाली है, अब बिना कोई दिक्कत के आपको अच्छा माइलेज निकाल के देगी। अगर जो आप इसको अब्यूज नहीं करोगे तो, यानी कि अगर जो आप रेगुलर बेसिस से सर्विस करवाओगे और फालतू में इसमें मॉड्स ना कराओगे कि भाई बिल्कुल ही साइलेंसर गंदा सा मॉडिफाई कर दिया या इंजन के साथ कुछ हेर फेर कर दिया या कुछ भी, मतलब टायर इतना बड़ा सेक्शन का लगा दिया जिसकी कोई हद ही नहीं है, तो ऐसा कुछ ओवर अगर कुछ नहीं करोगे, अपनी बाइक को प्यार से स्टॉक, मेरी बाइक खुद आज की डेट में स्टॉक है पूरी, मतलब कुछ भी उसमें मैंने ऐसा मोड नहीं कराया जो कि मेरे माइलेज पे असर करे, जो मेरी बाइक की परफॉर्मेंस कोई असर करे। बस ओवरऑल एस्थेटिकली जो भी मुझे प्लीजिंग लगा मैंने वो सब लगाया है, बेसिक चीजें, वो सब की वीडियो अगर जो आपको चाहिएगी तो मैं वैसे मैंने डाली हुई है, पर मैं और मॉड्स उसमें छोटे मोटे कराने वाला हूँ, तो वो इन फ्यूचर में आपको जरूर दिखाऊंगा, तो उसके लिए भी आप मुझे सब्सक्राइब जरूर से कर सकते हैं। और वो तो भाई आपसे मैं इतना एक्सपेक्ट तो कर ही सकता हूँ, जब मैं आपके साथ इतनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ कि भाई आप मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे से जुड़े, अपने भाई से जुड़े। और आपके भाई ने पूरी अभी एक पहली लॉन्ग राइड थी आपके भाई की लाइफ की, वो मैंने अपने फ्रेंड के साथ एग्जीक्यूट कर चुका हूँ। स्पीति राइड एक्चुअली हमने पूरा किया है, डिस्क्रिप्शन में मेरी स्पीति राइड की सीरीज भी है, तो भाई जरूर से उसको भी प्यार देना। और वही सब है भाई, और माइलेज का वीडियो मैंने जस्ट इस वीडियो से पहले एक डाला हुआ है, तो उसको भी देखना, और डिस्क्रिप्शन पे भी उसका लिंक है, तो जरूर उसको भी देखना, वो भी आपको काफी ज्यादा अच्छा और काफी ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करेगा। तो वहीं पर अगर जो मेंटेनेंस कॉस्ट पे ही अगर जो वापस हम बात करें, तो मेंटेनेंस कॉस्ट में ये है कि इसकी सर्विस आपकी 2000 के अंदर हो जाती है, 2000 रुपीज के अंदर इसकी सर्विस हो जाती है, 2000 के अंदर अच्छी खासी इसकी नॉर्मली सर्विस हो जाती है। हाँ, कुछ अगर जो ज्यादा काम आए बाइक में तो मैक्स टू मैक्स 3 के अंदर अंदर आपका सारा काम हो ही जाता है, मतलब मेजर सर्विस जो होती है वो 3000 के अंदर हो जाती है। बाकी अगर जो जैसे कि मेरा कोन सेट चेंज हुआ था तो उसमें मेरे 1200 रुपए लगे थे, चेन सेट है उसको भी चेंज करा रहा हूँ क्योंकि उसकी भी लाइफ कंप्लीट हो चुकी है, तो उसमें मेरे रुपए लगे, अभी कराऊंगा मैं उसको, वो भी आपको दिखेगा। मैं ब्रास वाला चेन सेट अपनी बाइक में लगवाने वाला हूँ जिसकी लाइफ ज्यादा होती है, जो ज्यादा अच्छा इफेक्टिव है नॉर्मल चेन सेट से। 2500 से 3000 की समथिंग उसकी कॉस्टिंग है ब्रास वाले चेन सेट की भी। रेयर का टायर में जब इसका चेंज कराया था तो 2200 के आसपास का मुझे इसका रेयर का टायर पड़ा था। फ्रंट का टायर तो अभी अच्छा खासा चल रहा है, 15000 किलोमीटर के समथिंग ऑलरेडी मेरी बाइक चल चुकी है। तो ये सब है, कुछ हाई मेंटेनेंस तो मुझे आज तक कोई भी फेस करने को नहीं मिला। एक्सेसरी भी आप अनलिमिटेड मोड्स कर सकते हो, अनलिमिटेड मॉडिफिकेशन करते हो, ये तो एक प्रोज है ही, आपको तो पता ही है। रॉयल एनफील्ड जानी ही मॉडिफिकेशंस के लिए जाती है कि भाई लोग उसमें अजीब अजीब, मतलब कुछ तो इतनी अजीब रहती है कि भाई आप वो सोचो कि भाई क्या ही करा दिया ऐसे, मतलब बिल्कुल ही यूनिक मॉडिफिकेशन लोग करते होते हैं। इंडिया है भाई, कुछ भी हो सकता है, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स गाइस, तो वही सब है। अगले अगर जो प्रो या एडवांटेज की बात की जाए तो उसकी वो है ग्राउंड क्लियरेंस भाई। 170 mm की इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आती है, जो कि सफिशिएंट है या मोर देन इनफ है इंडियन कंडीशन के हिसाब से। हर एक बैड से बैड कंडीशन पे आप 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस वाली बाइक को आराम से कहीं भी आराम से लेके जा सकते हो एज अ कम्यूटर, रेफरेंस टू कम्यूटर बाइक भाई। अब एडवेंचर बाइक की तो 200 प्लस की जो ग्राउंड क्लियरेंस होती है वो तो अलग चीज है, पर 170 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस जो क्लासिक ऑफर करती है विद पिलियन, मैं अपना जेन्युइन ओनरशिप रिव्यू बता रहा हूँ भाई। देखो, विद पिलियन, विद लोडेड लगेज, विद 200 खुद का वेट, और ऊपर से एल्टीट्यूड भी इंक्रीज हुआ, अपसेट डाउन, ऑफ रोडिंग, बहुत कुछ किया, कहीं पर भी ये जो जमीन पर लग गई होगी। तो काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में कुछ बताइए भाई कि ग्राउंड क्लियरेंस का क्या कुछ इसका है, लगती है जमीन पे कि नहीं, या 2 बंदे बैठा के लगती है कि नहीं। कुछ नहीं लगती भाई, बिल्कुल भी नहीं लगती, मैं बता रहा हूँ ना, अपने भाई पे विश्वास करो। अब बिल्कुल ही आप इलीगल ब्रेकर के ऊपर चल जाओगे तो फिर भाई वो तो 200 mm वाली ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियां भी उसमें बच जाएंगी, क्योंकि भाई वो भले ना बचेंगी पर उसमें सस्पेंशन तो बच जाएंगे ना, फ्रंट का घुसेगा उसमें, फिर रेयर का भी, तो भाई
वो तो स्पीड कम करके तो कहीं ना कहीं आपको उसके साथ मैनेज करना ही पड़ेगा। पर जितना भी सेंसिबली ऑल ओवर इंडिया, मुझे पता है कि उसमें बहुत सारे बम्स और पॉट होल इंडियन रोड कंडीशन में तो ऑलरेडी रहते ही हैं, पर हर एक उसमें मोस्टली ये आराम से सर्वाइव कर जाता है। जितना मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया 2 साल का, 15,000 की समथिंग किलोमीटर चलाने के बाद भाई राइडर एज वेल एज पिलियन में मैंने काफ़ी ट्रिप्स करता रहता हूँ, और छोटी मोटी तो, बड़ी तो यही करी थी स्पीति की, तो वो भी मैं जैसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर जो अगले प्रो की बात की जाए ना तो भाई वो है इमोशन। रॉयल एनफील्ड इज एन इमोशन। ये कुछ भी ऑफर नहीं करती है ना, फिर भी लोग इसे आंख बंद करके खरीद रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें चाहे फीचर नहीं है, चाहे इसमें 6 गियर नहीं है, चाहे ये भागती नहीं है, चाहे जो मर्जी, लोग इसे आंख बंद करके बाय, उनकी फर्स्ट बाय इसलिए ही रहती है क्योंकि इट इज एन इमोशन। भाई जब आपके घर में आती है ना तो भाई मतलब लगता है कि हाँ भाई कुछ आया है, मतलब इमोशन एज अ, क्योंकि इसको भी, ये जो क्लासिक है बुलेट कैटेगरी के अंदर ही आती है, तो बुलेट जब घर में आती है तो जो वाइब आती है तो लोगों को ऐसा फील होता है कि हमें प्राउड फील रहती है। क्योंकि हमारे फादर लोग जो भी मिडिल क्लास से थोड़ा सा भी रिलेट कर पा रहे हैं, जो फादर लोगों का कहीं ना कहीं अपने टाइम पे ड्रीम रहता था कि यार देखते होते थे कि भाई बुलेट वगैरह है, तो फिर वो जब इस टाइम घर में खड़ी हुई भी बुलेट देखते हैं तो उनको अच्छा सा प्राउड फील जो होता है, तो वो सब है भाई। एक प्राउड फीलिंग रहती है। सारे जितने भी बॉयज़ लोग हैं सब रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे से, तो वही सब है। घर में जब पार्क रहती है गाड़ी तो फील होती है कि हाँ भाई कुछ है घर में, और कुछ मतलब आप भी जितनी बार देखोगे कि हाँ भाई प्यार होगा कि हाँ भाई चीज़ है, भाई चीज़ है। सब कुछ को अगर जो मद्देनजर रखे ना तो भाई ये ओवरऑल परफेक्ट, हर एक चीज़ में ना परफेक्शन नहीं है पर हर एक चीज में खरा उतरता है बेटर वे। बहुत सी बाइक हैं जो आपको ज्यादा स्पीड देंगी, ज्यादा फीचर देंगी, बहुत कुछ देंगी ज्यादा, पर ये कम ही दे रही है ना तो वो भी आपको इतना अच्छा लगेगा ना, आपको फील आएगा। आपको 80 के अंदर 80 तक आपको टॉर्क की कमी होगी ही नहीं। और रॉयल एनफील्ड तो जान ही अपनी लोड एंड टॉर्क की वजह से जाती है। यानी कि अगर जो आप कोई भी और बाइक उठा लो जिनमें 6 गियर होते हैं, या KTM की बाइक उठा लो, या रॉयल एनफील्ड की खुद की वो अब जो नई बाइक उनकी आ रखी है यानी हिमालयन 452, तो उसमें क्या कर रखा है उन्होंने, उसकी ना लो एंड टॉर्क ही खत्म कर दिया गया। उसमें स्पीड दे दी, स्पीड एंथुजियास्ट के लिए बना दी वो बाइक, पर जो उसमें जो रियल जो उसके फील था ना, यानी कि लो एंड टॉर्क जो उसमें था, जो हिमालयन में 411cc वाली में था जो लो एंड टॉर्क भाई, वो था जो टॉर्क था, उसी के लिए उसको पहाड़ों पे क्लासिक और रॉयल एनफील्ड की और भी बाइक्स जितनी भी लो एंड टॉर्क, ये सारी लो एंड टॉर्क आपको प्रोवाइड करती है। यानी कि आपको कम आरपीएम में भी अच्छा खासा पुल, अच्छा खासा ग्रंट लाके देती है, जिससे आप हर एक अगली मिडिल पोजीशन से निकल जाओ विद लोडेड लगेज। आपको रुकने की जरूरत नहीं है या बिल्कुल ही एक्सीलरेटर तेज करने की जरूरत नहीं है। आप कम आराम से टफ सिचुएशन में भी, चाहे कितना भी एल्टीट्यूड हो, तो वो सब है। वो पूरा मैंने ट्रिप में एक्सपीरियंस करा है, जेन्युइनली बता रहा हूँ। बहुत कम बाइक है मार्केट में आज की डेट में जो लो एंड टॉर्क आपको दे रही है। ये लो एंड टॉर्क कहाँ इफेक्टिव है? पहाड़ों में इफेक्टिव है, मेनली पहाड़ों में ही इनफैक्ट सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। अगर जब थोड़ा भी आपको है कि आपको राइड्स करनी है, पहाड़ों में जाना है, पहाड़ों में जाने का आपका ड्रीम है, तो भाई रॉयल एनफील्ड इज अ जेम। भाई रॉयल एनफील्ड की जो ये 350cc की जो सीरीज है ना भाई, बेस्ट है, ओवरकिल है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। पर अगर जब हाईवे ओरिएंटेड हो और जो आपको हाईवे पे ही जाना है तो आप बेटर गो फॉर दोज बाइक जो आपको 6 गियर ऑफर कर रहे हैं, लिक्विड कूलिंग ऑफर कर रहे हैं। तो मगर देखो 100 से ऊपर तो हर जगह चलान है, 120 की टॉप स्पीड है, उससे ऊपर तो 120 हाईवे की स्पीड भी होती है, उससे ऊपर चलान आ जाते हैं घर में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ओवरऑल अपनी नीश में कि भाई इस प्राइस रेंज में आपको ठीक ठाक स्पीड भी मिल जाती है, कि भाई उस स्पीड के साथ साथ टॉर्क भी मिल जाता है, पावरफुल टॉर्क मिल जाता है। तो पावरफुल टॉर्क बहुत जरूरी है जो कि इस बाइक में है। बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होगी आपको 80 तक की, भाई मुझे थोड़ा भी और टॉर्क चाहिए कि यहाँ से निकल नहीं रही। मैं जनरली बता रहा हूँ विद लोडेड लगेज कहीं भी इसने चूम भी नहीं किया भाई, फ्लॉलेसली निकल के गई है हर एक लोकेशंस पे, चाहे पहला गियर डालना पड़े। इतना मतलब मैंने वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस कवर किया है इस बाइक पे अपने विद लोडेड विद पिलियन इन स्पीति राइड। वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो कि विलेज कॉमिक की तरफ जाती है वो भी मैंने कवर किया इसी बाइक पे। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेट्रोल पंप पे गए हमने की मोनेस्ट्री कवर किया, हमने काफ़ी चीज़ें कवर की, काजा ताबो सब कवर कर रखा है इस बाइक पे। और मैं उसी हिसाब से आपको जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ कि भाई जब हम लांगजा गए थे ना तो वहाँ पर हाईएस्ट बुद्धा स्टैचू है, तो जब उसके लिए जाते होते हैं तो उसके लिए मतलब कहीं कहीं पे तो पहले गियर पे भी चलानी पड़ी मुझे गाड़ी, समझ रहे हो। और जब मैं शिमला में जापू टेम्पल के लिए जा रहा था ना तो वहाँ पर भी बिल्कुल ही ऐसा स्टीप था। आप वीडियो देखना, मेरा पहला जो डे 1 वाला स्पीति राइड का व्लॉग है ऊपर आई बटन पे शो होगा, उसमें देखना बिल्कुल ही ऐसा अपहिल था वो। वहां पर एक भी बाइक नहीं थी, ऊपर जाके जब पता चला, क्योंकि ऊपर बाइक्स बहुत कम जाती होती है क्योंकि वहां पर हाइट इतनी ज्यादा है, इतनी भारी भरकम बाइक विद लोडेड लगेज
फ्लॉलेसली ऊपर तक एकदम मस्त लोकेशन पे जहाँ पर पार्किंग है वहां तक जाके आई है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि लो एंड टॉर्क बहुत ज्यादा अच्छी चीज है पहाड़ों के लिए भी, समझ रहे हो। आज जहाँ जहाँ जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड बढ़ता है लो एंड टॉर्क की ज्यादा नीड हो जाती है, हाँ समझ रहे हो। तो वही सब है। तो ओवरऑल मैंने बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर कर ली, बहुत सारी बातें आपको बता दी, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको अवेयर कर दिया कि क्या कुछ चीज़ें होती है ना। तो ये ओवरऑल पर्टिकुलरली हर एक सिचुएशन में आज भी मैं बोलता हूँ प्रैक्टिकल है 2 साल का ओनरशिप रिव्यू के हिसाब से। एक्चुअली में ओनर तो मेरे फादर हैं, पर क्योंकि अब वो आर्मी में रहते हैं तो बाइक घर में बाइक रहती है, तो मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है। स्कूटी है वो मेरे सिस्टर के पास रहती है, क्योंकि देहरादून रहता हूँ, घर से दूर रहता हूँ, तो मेरे पास एक व्हीकल है वो यही है। तो मैं 15,000 के समथिंग उसको मैंने चला भी लिया जैसे कि मैं बता रहा हूँ, और 2 साल का मेरा ओनरशिप रिव्यू एक्सपीरियंस है भाई। तो भाई उसी चीज़ के मद्देनजर रख के आपको भी मैं ये सजेस्ट करूंगा, आप मेरी पूरी बात सुनो, और वीडियो देखनी है तो भाई आपकी मर्जी है। मुझे पता है आपने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी यूट्यूब पे, पर मुझे नहीं लगता भाई इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत है। अगर जब वीडियो देखते रहोगे तो भाई वीडियो ही देखते रह जाओगे, आप अपना डिसीजन ही नहीं बाय कर पाओगे, क्योंकि लोगों के मिक्स ओपिनियन रहते हैं भाई। मेरा खुद का एक ऐसा ओपिनियन मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मैंने बायस नहीं हुआ कहीं भी, मतलब मैंने बाइक खरीदी है तो जो भी मेरे को कॉन्स फील हुए मैंने सारे पॉइंट बाय पॉइंट आपके साथ शेयर करे हैं, और जो भी प्रोज है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। होप फॉर द बेस्ट, जो भी आप बाइक बाय करो आपके लिए अच्छा हो। मैंने जितना अपनी ओनरशिप रिव्यू में बता सकता था आपको, मैं ऐसा पुश नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप यही बाइक लो, अपना पूरा मैंने जेन्युइनली थॉरोली A to Z एक्सपीरियंस शेयर कर चुका हूँ। बाकी इट्स ऑल अप टू यू गाइस, आपको कौन सी बाइक पसंद आई, जो भी आए लो भाई। बाइक इज ऑल अबाउट इमोशंस, जोन सी बाइक हो, क्लासिक लो तो भाई वेलकम टू द ग्रुप भाई, वेलकम टू द फैमिली रॉयल एनफील्ड प्रोज। और राइड सेफ, राइड सेंसिबली बॉयज एंड गर्ल्स, जो भी आप बाइक लो ऊट पटांग हरकतें मत करो कि भाई जिससे और लोगों को भी दिक्कतें फेस हो। राइड एज ए सेंसिबली राइडर। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको पूरा थॉरोली मेरा जेन्युइन ओनरशिप रिव्यू अच्छा लगा हो 2 साल का। मेरी स्पीति सीरीज को भी प्यार देना, अपने भाई से जुड़ो, अपने भाई को प्यार दो, सब्सक्राइबर वगैरह गेन करने में हेल्प करो। बाकी तो क्या है, बाकी एंजॉय करो लाइफ, एक ही जिंदगी भाई, बढ़िया करके जियो। ड्रीम है तो भाई आपका जरूर आज नहीं तो कल फुलफिल वो जरूर होगा, बस उस पर वर्क करते रहो। तो भाई वो वही है। मिलते नेक्स्ट इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, लव यू गाइस। तो बॉयज एंड गर्ल्स जाते जाते मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर जो आपको क्लासिक 350 से रिलेटेड आपको अगर जो और भी कुछ नॉलेज चाहिए या और कुछ मेरा वीडियोस अगर जो देखनी है, आप मुझे और सुनना चाहते हो, तो भाई मेरी और वीडियोस भी है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैंने पूरी एक सीरीज यानी कि प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है क्लासिक रिबॉर्न डिटेल्स करके, तो उसमें जाके जरूर से देखना। अगर जो आपकी थोड़ी बहुत भी कुछ क्वायरी होंगी तो उन वीडियो को देख के आपकी वो पूरी हो जाएंगी। जो आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन खुला है भाई, आपको कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है मुझसे पूछो, मैं जेन्युइनली उसका रिप्लाई भी दूंगा, सबका रिप्लाई देता हूँ भाई। मैं कुछ मेरे गलत बोल दे तो भाई उसको भी अगर जो करेक्ट करना है तो भाई वो भी कर सकते हो आप, मैं उस पर भी काम करूंगा आगे से। तो वही सब है भाई। इसी के साथ मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।